हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 1 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि इन्वायरोनर जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो इन्वायरोनर जो शब्द है ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से और इसी से इन्वायरमेंट शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट शब्द है उसका निर्माण किससे हुआ है? इन्वायरोनर शब्द से, जो कि फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के मुख्य घटक जो हैं वो क्या हैं? पर्यावरण का जो निर्माण है वो किन घटकों से मिलकर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के निर्माण में जैविक घटक, अजैविक घटक, प्राकृतिक घटक ये सभी आते हैं। इन सबसे मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको पेड़ दिख रहा है ये जैविक घटक है और यहाँ पर जो आपको ये पर्वत दिख रहा है ये अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है कि पर्वत, पठार और मैदान ये पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो पर्वत, पठार और मैदान ये स्थल मंडल, ये किस में आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं, ध्यान रखेंगे। लिथोस्फीयर का अर्थ होता है स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर का अर्थ होता है जल मंडल, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल और बायोस्फीयर का अर्थ होता है जैवमंडल। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? सही आंसर हो जाएगा 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। और जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे वो है प्रशांत महासागर। और सबसे व्यस्त महासागर अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो सबसे जो व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल वाष्प किस क्षेत्र में पाई जाती है? जल वाष्प किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल। जल वाष्प जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहला सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था वर्ष 1972 में और इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला आयोजन था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था और यह हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यहाँ को स्टॉकहोम आपको दिख रहा होगा, ये स्वीडन की राजधानी का नाम है। और स्वीडन के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे है, स्वीडन के राइट में अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉकहोम सम्मेलन। जो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1972 में 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो इसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था 1974 में, 1974 में। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 को किस वर्ष जारी किया गया था? तो एजेंडा 21 जो है इसको किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था तो आप याद रखेंगे ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पे आपको रियो डी जेनेरियो दिख रहा होगा। तो ये ब्राजील का एक शहर है, याद रखेंगे। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, तो ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है वो है रियो डी जेनेरियो। यहीं पर वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आप याद रखोगे चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया जो एपिको आंदोलन है उसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया जो एपिको आंदोलन है उसका संबंध है कर्नाटक से। चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, जिसका नाम रखा गया एपिको आंदोलन। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कर्नाटक है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। तो यहीं पर एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1983 में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो बाबा आमटे और जो मेघा पाटेकर है इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर परियोजना आपने सुना होगा। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि उसका विरोध करने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था।
और नर्मदा नदी को जो है संरक्षित करने का प्रयास किया गया था इस आंदोलन में, तो ये बाबा आमटे और मेघा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने अभी पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसको याद करने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर आपसे जल दिवस पूछा जाए तो आप याद रखोगे कि जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो जैव विविधता दिवस है ये मनाया जाता है 22 मई को। अब देखना कि 22 मार्च को आपने जल दिवस लिया, जल दिवस मनाया, तो 22 मार्च को आपने जल लिया, उसको एक महीने के बाद 22 अप्रैल को आपने पृथ्वी पर डाल दिया, और उसके एक महीने के बाद 22 मई को वहां की क्या हुई, जैव विविधता बढ़ गई। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये तीनों एक साथ याद कर सकते हैं। उसके अलावा भारत में अगर हम लोग नदियों के अपवाह तंत्र की बात करें, तो भारत में नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक नदियां वो हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एक नदियां वो हैं जो गिरती हैं अरब सागर में। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां गिरती हैं अरब सागर में, याद रखेंगे, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है? तो पृथ्वी पे जो सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर। सबसे विशाल और सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया, सॉरी, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर स्थित है, या फिर भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप याद रखेंगे हिंद महासागर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के दाईं तरफ कौन सा महासागर स्थित है, तो आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाईं तरफ कौन सा महासागर स्थित है, तो प्रशांत महासागर स्थित है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत और एकमात्र जो स्रोत है वो है सूर्य। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर हम लोग ग्रहों की बात करें, तो सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो है बुध यानी कि मरकरी, उसके बाद में है शुक्र यानी कि वीनस, फिर है पृथ्वी यानी कि अर्थ, उसके बाद में है मंगल या फिर मार्स, उसके बाद में है बृहस्पति या फिर जुपिटर, उसके बाद में है शनि यानी कि सैटर्न, फिर है उसके बाद में अरुण यूरेनस, और उसके बाद में है वरुण यानी कि नेपच्यून। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में क्या शामिल नहीं है? तो इनमें से हम किसका अध्ययन जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत वृहद स्तर पर नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है सौर मंडल। सौर मंडल का अध्ययन किया जाता है भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में। तो सौर मंडल का अध्ययन हम लोग पर्यावरण अध्ययन में नहीं करते, जबकि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन सब का अध्ययन हम भूगोल के साथ साथ पर्यावरण में भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है स्थल मंडल। सर्वाधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, तो वो है रूस। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वनों वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है ये ब्राजील में इमेज है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील है, ये वहां की इमेज है। और ये अमेजन नदी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे विश्व के सबसे घने वर्षावन पाए जाते हैं ब्राजील में, याद रखेंगे, और इनको अमेजन के वर्षावन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और इसे लिंडमैन लॉ या फिर लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि आपका उत्पादक हुआ, और उत्पादक हमेशा होते हैं हरे पेड़ पौधे, जो कि सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं।
फिर इनसे जो भोजन ग्रहण करते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं। उसके बाद में होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ये होते हैं वो जानवर जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद में होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च मांसाहारी होते हैं जो छोटे मांसाहारी को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में होते हैं डीकम्पोजर, जो पेड़ पौधों के सड़े गले जो अवशेष होते हैं या फिर जो मृत जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने पर केवल जो 10% ऊर्जा है वही स्थानांतरित हो पाती है। इसको लिंडमैन लॉ या फिर लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लांटेन की तरह होता है? तो किस पक्षी का घोंसला लांटेन की तरह होता है? इसका सही आंसर है वीवर, और वीवर को बया भी कहा जाता है। और वीवर का घोंसला सबसे सुंदर जो घोंसला होता है उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है चील। याद रखेंगे, जो चील है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो ओजोन डे मनाने की जो घोषणा है वो हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित एक शहर का नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे मोटी जो ओजोन परत है वो कहां पर है, तो भारत में जो सबसे मोटी ओजोन परत है वो है श्रीनगर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पतली ओजोन परत जो है वो कहां पर है, तो याद रखेंगे वो है त्रिवेंद्रम में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और त्रिवेंद्रम केरल में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे स्थित है? तो राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो स्थित है भोपाल में। अगर आपसे वन अनुसंधान संस्थान पूछेंगे कहां स्थित है, तो जो वन अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान जो है कहां स्थित है? देहरादून में। लेकिन वन प्रबंधन संस्थान पूछें तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है चेन्नई में। और चेन्नई है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई। और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत भारत में वो पर्वत है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की वो है दोद्दा बेट्टा। याद रखेंगे, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो भारत में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो है आपका उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, यहां पर आपको अत्यधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी कि जो अरब सागर की तरफ का एरिया है। ठीक है, उसके बाद में आपका है इंडो बर्मन क्षेत्र। इंडो बर्मन क्षेत्र यानी कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इंडो बर्मन क्षेत्र। और उसके बाद में है सुंडालैंड। सुंडालैंड आपका अंडमान निकोबार के पास का क्षेत्र है। तो ये आपका उत्तर का हिमालय क्षेत्र हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका हो गया इंडो बर्मन क्षेत्र, और ये हो गया आपका सुंडालैंड। तो ये भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर है, तो वो है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील में स्थित है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्राजील है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राजील कहां पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका को ही हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1972। देखो, अभी आपने पढ़ा था कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया पहला सम्मेलन था, जो कि 1972 में आयोजित किया गया था। तो इस सम्मेलन के बाद भारत में भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया। और इसी के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि वन अधिनियम 1980 में पारित किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन अधिनियम 1980 में। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1985 में। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था?
तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1986 में। मंत्रालय कब बना था? तो पर्यावरण मंत्रालय बना था 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछे कब पारित किया गया था, तो अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का जो कार्य है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और अब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो लागू नहीं की जाती। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला सम्मेलन था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और इसी के बाद में भारत में भी पर्यावरण संरक्षण को महत्व प्रदान किया गया। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।